बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 16 पढ़ रही हैं, जिसका की नाम है पानी की कहानी, जो कि निबंध विधा में है। और इस निबंध विधा को लिखने वाले हैं लेखक श्री रामचंद्र तिवारी। हाँ बच्चों, आज आप मेरे साथ एक निबंध पढ़ रहे हैं। उस निबंध में आप पानी की कहानी पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इस निबंध का शीर्षक पढ़कर आपके मन में विचार चल रहा होगा कि होने को तो यह एक निबंध है, यह निबंध हमें किस तरह पानी की कहानी सुनाएगा। बच्चों, ये तो आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि पानी की भी एक कहानी है और किस तरह से पानी ने अपनी कहानी को सुनाया है। बच्चों, यह पाठ मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको इस पाठ का छोटा सा परिचय देती हूं, जिसमें आप यह जानेंगे कि इस पाठ में क्या है। बच्चों, ये जो पानी की कहानी है वह निबंध विधा में रामचंद्र तिवारी जी के द्वारा लिखी गई है। ओस की एक बूंद की आत्मकथा शैली में जीवन यात्रा का रोचक वर्णन है। बच्चों, ये जो पानी की कहानी है वह एक ओस की छोटी सी बूंद के द्वारा सुनाई गई है। इस एक ओस की छोटी सी बूंद ने आत्मकथा शैली में अपनी यात्रा का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है और बताया है कि किस तरह से पानी का निर्माण हुआ है। ओस की कहानी में कल्पना और वैज्ञानिक तथ्यों का संयोजन है। बच्चों, आप सभी लोग विज्ञान के विद्यार्थी भी हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि पानी का निर्माण कैसे होता है। इस कहानी में आप वैज्ञानिक तथ्यों के साथ साथ निबंधकार की कल्पना शक्ति का प्रयोग भी देखने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी मिलेंगे और कुछ हमारे निबंधकार की कल्पना भी आपको देखने को मिलेगी। पानी के मानवीकरण द्वारा इसकी विभिन्न अवस्थाओं का विवरण दिया गया है। बच्चों, इस पाठ में पानी का मानवीकरण किया गया है। पानी का मानवीकरण यानी कि पानी ने अपनी कहानी स्वयं सुनाई है और विविध प्रकार की अवस्थाओं के बारे में बताया है कि किस तरह से पानी इस दुनिया में अस्तित्व में आया, उसने कितनी यात्राएं पानी बनने के लिए तय की। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ। इसका भाग प्रथम देखिए। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरककर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। ठहरना यानी रुकना। बच्चों, ये जो हमारे निबंधकार हैं रामचंद्र तिवारी जी, वो बता रहे हैं आपको कि मैं आगे बढ़ा ही था, यानी कि वो एक दिन सुबह सुबह घूमने जा रहे होते हैं। तब वो रास्ते में से एक बेर की झाड़ी के पास से गुजरते हैं और जब बेर की झाड़ी के पास से गुजरते हैं तो उनके सामने उनके हाथ पर एक मोती के समान बूंद आकर गिर गई और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। किस बात का आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर पानी का कोई फवारा भी नहीं है, पानी का नामो निशान भी नहीं है, फिर भी ये जो एक बूंद है वह कहाँ से आ गई। और ये जो एक बूंद थी ओस की, वह कलाई से सरककर हथेली पे आ गई, यानी कि वो उनकी कलाई पे गिरी होगी और कलाई से सरककर उनकी हथेली में यहाँ पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई और जब हमारे लेखक ने देखा तो वो पानी की बूंद अपने आप एक जगह आकर रुक गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई दी। झंकार यानी आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। बच्चों, अगर आपको भी कोई आवाज़ सुनाई देती है किसी वाद्य यंत्र की, तो आप लोग भी यही सोचते होंगे कि कोई बजा रहा होगा। ऐसे ही लेखक के कानों में जब सितार बजने की आवाज़ आई तो लेखक ने भी यही सोचा कि कोई व्यक्ति बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं।
फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। यानी जो हमारे लेखक ने चारों तरफ अपने आसपास देखा, उन्हें कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आया, तो फिर उन्होंने गौर करके अपनी हथेली को देखा और उन्हें मालूम हुआ कि ये जो स्वर है वह उनकी हथेली पर से आ रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिलकर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। जब हमारे लेखक ने उन्हें गौर करके देखा, तब उन्हें ऐसा लगा कि जो ओस की एक बूंद थी वह दो भागों में विभाजित हो गई और दो भागों में विभाजित होकर यह आवाज़ निकाल रही है, और ऐसा लग रहा था मानो कि वो हमारे लेखक से कुछ कहना चाह रही हो। देखिए आगे, उस सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुरीली यानी बहुत ही सुंदर आवाज़ में उन्होंने क्या सुना? सुनो सुनो सुनो, यानी वो जो आवाज़ थी वह उनसे क्या कह रही थी? सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई सुनो सुनो, यानी वापस से फिर उसकी बूंद आवाज़ लगा रही है, हमारे लेखक को कह रही है सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। उसके बाद जब ओस की बूंद ने बोलना शुरू किया, तब सबसे पहले हमारे लेखक को बताया, क्या बताया? कि मैं ओस हूँ। बच्चों, जब हम किसी भी अजनबी से बात करते हैं या कोई व्यक्ति हमें पहली बार मिलता है, तब हम उसे अपना परिचय देते हैं, अपना नाम बताते हैं कि मैं यह हूँ, सामने वाला भी बताता है मैं यह हूँ। ऐसे ही उसकी बूंद ने किया। उसकी बूंद लेखक से पहली बार मिल रही थी, पहली बार उन्होंने बोला, परिचय दिया। क्या परिचय दिया? मैं ओस हूँ। जानता हूँ, मैंने कहा। लेखक समझ गया लेखक ने क्यों कहा जानता हूँ, क्योंकि इतनी सुबह सुबह तो उसकी एक बूंद ही गिर सकती है। लोग मुझे पानी कहते हैं और जल भी। हाँ बच्चों, उसको हम पानी की बूंद भी कहते हैं, जल भी कहते हैं। मालूम है, मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। फिर उसकी बूंद ने अपना पता बताया कि मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? लेखक ने उसे कहा झूठी। क्यों कहा? क्योंकि लेखक सोचने लगा, क्या बेर के पेड़ से पानी का फव्वारा निकलता है कि ये जो उसकी बूंद है वह वहाँ से आई है? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। जब लेखक ने उसे झूठी कहा, तो उसकी बूंद ऐसा महसूस कराने लगी कि मानो कि उसे दुख हो रहा हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। फिर उसकी कण अपनी कहानी सुनाने लगी, अपनी आप बीती बताने लगी कि किस तरह वह बेर की झाड़ी के पास आ गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, उसकी बड़ी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं, और वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जलकणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। फिर वह जो बूंद थी अपने बारे में बताने लगी। क्या बताने लगी? कि ये जो आप पेड़ देख रहे हैं सामने, वह इतना बड़ा नहीं है। यानी आपको जो बाहर की तरफ इतना बड़ा पेड़ दिख रहा है, यह बाहर की तरफ ही इतना बड़ा नहीं है, यह ज़मीन के अंदर भी इतना बड़ा है। दूर दूर तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं और इनकी जड़ों में छोटे छोटे रोम निकले हुए हैं। वो रोम क्या करते हैं? वो रोम मेरे जैसी छोटी छोटी बूंदों को ज़मीन में से खींच लेते हैं और उनका सब कुछ छीन लेते हैं, और सब कुछ छीन लेने के बाद उन्हें बाहर फेंक देते हैं। देखिए आगे क्या होता है फिर। क्रोध और घृणा से उसका शरीर काँप उठा। बच्चों, क्रोध और घृणा से उसकी बूंद का शरीर काँप उठा।
क्यों काँप उठा? क्योंकि ये जो पेड़ हैं उनकी जड़ें हैं वो ओस की बूंदों से, पानी की बूंदों से उनका सब कुछ छीन लेती है, बिल्कुल दया नहीं करते हैं। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्यक बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। उसकी बूंद बताने लगी कि ये जो पेड़ आपको इतने बड़े दिखाई दे रहे हैं, यह इतने बड़े ऐसे ही नहीं हुए हैं। इनकी जड़ों ने मेरे जैसी बहुत सारी बूंदों को ज़मीन में से खींचा है, तब जाकर यह इतने बड़े दिखाई देते हैं। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रुई से मेरा शरीर छू गया। यानी मैं ज़मीन के अंदर तरह तरह के खनिजों के पास आराम से घूम रही थी। अचानक से पेड़ की जड़ के एक छोटे से रोए से मेरा शरीर टकरा गया। तो फिर क्या हुआ? मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, यानी मैं डर गई और मैंने दूर भागने की बहुत कोशिश की, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। लेकिन जो वो रोए थे वो ऐसे थे कि उन्होंने अगर एक बार पकड़ लिया तो वो छोड़ना नहीं जानते थे। मैं रोए में खींच ली गई, यानी कि उसकी एक बूंद को पेड़ के रोए ने अपने अंदर खींचकर समा लिया। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। उत्सुकता यानी जानने की इच्छा बढ़ गई थी कि आगे क्या हुआ। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। उसकी बूंद को ऐसा लगा कि उसकी बूंद देखिए यहाँ है, तो उसे लग रहा था कि पीछे से कोई उसे धक्का दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है और आगे से कोई हाथ निकल कर आ रहा है जो कि ओस की बूंद को आगे ले जाना चाह रहा है। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के लिए मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच में पिस चली थी। पिस क्यों चली थी? कि नीचे एक बूंद धक्का दे रही थी और एक बूंद उन्हें ऊपर खींच रही थी। ऐसे में उसकी बूंद को यह लगा कि वह उन दोनों के बीच में पिस रही हो। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। सांसत यानी कष्ट की अवस्था भोगती रही। ऐसा उस बूंद के साथ 3 दिन तक होता रहा। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके थे और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान ही नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। बच्चों, 3 दिन तक कष्ट भोगने के बाद में वह जो बूंद थी वह पत्तियों के माध्यम से बाहर निकली और बाहर निकलने के लिए वह उड़ जाना चाहती थी। उड़ने के लिए सूर्य का इंतज़ार कर रही थी। सूर्य का इंतज़ार क्यों कर रही थी? क्योंकि सूर्य की गर्मी से वो बूंद बाष्प बनकर आसमान में उड़ सकती थी। लेकिन जब तक वो बाहर आई तब तक रात हो चुकी होती है, सूर्य नहीं होते हैं। ऐसे में वह एक पत्ते के ऊपर से कड़कर पड़ी रही और जैसे ही उसने लेखक को देखा, वह लेखक के पास जान बचाने के लिए उसके हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख और भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें ना छू सकेगा। ऐसे में लेखक ने क्या कहा? जब तक तुम मेरे पास हो तब तक तुम सुरक्षित हो। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी, यानी कि मैं भाप बनकर आसमान में
उड़ जाऊंगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। विचित्र घटना यानी बहुत ही अलग प्रकार की घटनाओं से परिपूर्ण यानी भरा हुआ है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि अगर मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद तुम्हारे जिस हाथ पर मैं हूँ वह हाथ बिल्कुल भी दर्द नहीं करेगा। यानी कि मैंने बहुत अधिक दुख झेले हैं, बहुत अधिक कष्ट झेले हैं। मैं उनकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हें जो भार मेरे को हाथ पर झेलने पर महसूस हो रहा होगा वह भार भी महसूस नहीं होगा। अच्छा सुनाओ, बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन और ओजोन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। पुरखे यानी कि पूर्वज, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन, ओजोन यानी ऑक्सीजन कि पहले ये जो गैसें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी वह सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान हुआ करती थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। यानी कि ये उस समय की बात है जब हमारे वायुमंडल का निर्माण हो रहा था। वायुमंडल में बहुत सारे ग्रह और उपग्रह निर्मित हो रहे थे। यानी कि बहुत सालों पुरानी कहानी है यह। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? लेखक ने पूछा, क्या तुम्हारे पूर्वज अब सूर्यमंडल में नहीं रहते हैं? उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। यानी कि सूर्य के धरातल पर रहते थे। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। एक दिन की बात है, दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। यानी दूर से एक बहुत तेज प्रकाश वाला गोला दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें चौंधियाने लगी, यानी उनकी आंखें बार बार उस प्रकाश की रोशनी को सहन नहीं कर पा रही थी, बार बार बंद होने लगी थी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यानी दूर से देखने पर तो वह छोटा लग रहा था, लेकिन जब वह सूर्य के पास आ रहा था तो उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। बच्चों, अपने पास कोई भी चीज़ होती है या नज़दीक से हम कोई भी वस्तु देखते हैं वह हमें बड़ी ही लगती है। जैसे कि आप किसी पहाड़ को दूर से देखिए तो पहाड़ आपको छोटा सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उस पहाड़ के नज़दीक जाते हैं तो आप पाते हैं कि पहाड़ बड़ा हो गया है। ऐसा ही उनके साथ हुआ। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था और वह आकार में भी सूर्य से बहुत अधिक बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा और उस ग्रह में इतनी अधिक आकर्षण शक्ति थी कि हमारा सूर्य भी कांपने लगा, हिलने लगा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हमें लगने लगा कि यह ग्रह अगर हमारे सूर्य से टकराया तो हमारा जो सूर्य ग्रह है वह यहीं चकनाचूर हो जाएगा, यहीं ख़त्म हो जाएगा। वैसा ना हुआ, वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर ही घूम चला। यानी सूर्य से हजारों किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। उसने अपना रास्ता बदल लिया, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया और उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। बच्चों, आप देखिए कितने अच्छे तरीके से, कितनी अच्छी कल्पना शक्ति का और विज्ञान के तथ्यों का प्रयोग करते हुए हमारे लेखक रामचंद्र जी ने पृथ्वी की उत्पत्ति बताई है कि पृथ्वी का निर्माण किस तरह से हुआ, किस तरह से सूर्य के एक टुकड़ा अलग हुआ और वह पृथ्वी के रूप में प्रकट हुआ। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। पृथ्वी के बारे में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि प्रारंभ में हमारी पृथ्वी भी एक आग के गोले के समान ही थी।
ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी, मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। देखिए, वही विज्ञान की बात आ गई। विज्ञान में अगर देखा जाए तो पानी का निर्माण कैसे होता है? पानी का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निर्माण से होता है, कि रासायनिक क्रिया से होता है। और यही बात यहाँ बताई गई है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण मेरी उत्पत्ति हुई है। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया। बच्चों, जब जल का निर्माण होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अपना अस्तित्व खो देते हैं, और उन दोनों के अस्तित्व खोने के परिणाम स्वरूप ही पानी का निर्माण होता है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। भाप के रूप में चारों तरफ क्यों घूमती फिरती थी? क्योंकि हमारी पृथ्वी भी आग के गोले जैसी थी, यानी कि बहुत अधिक गर्मी थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को बर्फ़ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया। क्यों हो गया? भाप रूप में तो वह आसमान में उड़ रहा था, इसलिए बहुत बड़ा लग रहा था। और चूंकि अब वो बर्फ़ में जम गया है, तो बर्फ़ में अगर ओस की एक बूंद जमेगी तो वह बहुत ही छोटी होगी। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ़ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, बर्फ़ के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। क्यों सौंदर्य बिखर पड़ता था? क्योंकि सूर्य में ताप होता है, और सूर्य का ताप धीरे धीरे उन बर्फ़ पर पड़ता तो बर्फ़ पिघलने लगती थी, तो उनका रोया रोया खिल जाता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। यानी उनके कई साथी ऐसे थे जो कि भाप बन जाना चाहते थे। भाप बनने के बाद में क्या होता? वह आसमान में उड़ते। आसमान में आंधी भी चलती है, आंधी उन्हें अपने साथ ले जाती। ओस की बूंद के बहुत सारे साथी ऐसा करना चाहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौंको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर क्रिया का, हर रूप को बदलने में, बहुत सारी क्रिया होने में सालों का समय लगता है। जब जाके कोई भी रासायनिक क्रिया संपन्न होती है, तो ऐसे में ओस की बूंद बता रही है कि ये जो 100-200 वर्षों का समय है, वह मेरे जीवन में दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना, और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली थी। वार्तालाप यानी बातचीत करते समय उन्होंने अपने आप को धन्य माना। क्यों धन्य माना? क्योंकि लेखक ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ओस की बूंद की भी एक कहानी हो सकती है। वह इतना लंबा जीवन चक्र चलाकर यहाँ तक आ भी सकती है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 16 पानी की कहानी का प्रथम भाग पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निर्माण के फलस्वरूप जल उत्पन्न हुआ, और हमारी पृथ्वी किस तरह से सूर्य से अलग होकर हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। बच्चों, इस पाठ के अगले भाग में हम ओस की बूंद की आगे की कहानी जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।